नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी भले ही दिवंगत हो गए हो, लेकिन कांग्रेस को उनकी याद चुनाव के वक्त आ जाती है। इस बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अजीत जोगी याद आए हैं। बघेल ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बहाने रमन सिंह पर निशाना साधा है और कहा है कि रमन सिंह अजीत जोगी की बदौलत 3 बार जो है चुनाव में जीत गए हैं। इस बार भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस संगठित है। बघेल का इशारा जोगी के समय जो है कांग्रेस की कला को लेकर था, जिसका फायदा भाजपा को मिला था। इस पर रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस मानवीय मर्यादा भूलकर जो है फालतू की बातें मढ़ रही है। और उधर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनके संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव से पहले जोगी का जिक्र कर क्या बघेल ने कोई संकेत दिया है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। तकलीफ रमन सिंह को, क्योंकि जोगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और कांग्रेस पहले से एकजुट है, एक बार हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। और बिल्ली के भाग से छीका बार बार नहीं टूटता। मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं कि उनके संगठन में सब कुछ सही नहीं है, और ये इस बात का प्रमाण है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। टीएस बाबा 4 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं, और उप मुख्यमंत्री बन के टीएस बाबा या मुख्यमंत्री बन के छत्तीसगढ़ के लिए अभी तक मुख्यमंत्री जी ने किया क्या है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक दिशाएं बदल रही हैं, वो मुख्यमंत्री जी को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को इतने हल्के में ना लें। चलिए, इसी के साथ और आगे की चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उन मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ सौरभ जागृत जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से, अंचल मिश्रा जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से, और अवधेश मलिक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नारी टीवी में। सबसे पहले शुरुआत मैं अवधेश जी आपसे करना चाहूँगी। सर, आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। आपने कवरेज की है, बहुत सारे कार्यकाल देखे हैं। आपने जोगी जी का भी कार्यकाल देखा, आपने रमन सिंह का भी कार्यकाल देखा, और जो है अभी भूपेश बघेल का भी कार्य आप देख रहे हैं। ऐसे में इस बार जो है ये देखने को मिल रही है बात कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कुछ महीने ही बचे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जोगी जी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, टीएस सिंहदेव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में आप इसे कैसे समझाएंगे, इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जोगी जी को लेकर कांग्रेस में शुरू से ही थोड़े से मतभेद रहे, खास करके छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे। पहले उनका सबसे पहला जो 36 का आंकड़ा था, वो विद्याचरण शुक्ला जी के साथ रहा है, जिसके कारण जो डिफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो पहले बार जो जोगी की सरकार थी, वो दोबारा रिपीट नहीं हो पाई, मतलब कांग्रेस सरकार तब रिपीट नहीं हो पाई। और लगातार जो है सो 15 साल तक बीजेपी यानी रमन सिंह सरकार का यहाँ पर शासन रहा है ना। और ये जो आरोप लग रहा है, ये खास करके उसी दौरान के आरोप हैं, जिसमें जोगी जी के जो राजनीतिक वर्चस्व था, उसके साथ बाकी जो कांग्रेस के जो नेता थे, उनकी अपनी अपनी गुटबंदियां थी। तो उन सब पर वो डेफिनेटली वो काफी भारी पड़ते थे, क्योंकि उनकी अप्रोच और वो जो है सो उस टाइप का इंसान काफी बिरले ही होता है, क्योंकि वो व्यक्ति राजनीतिज्ञ होने के साथ प्रोफेसर भी था, आईपीएस भी था, आईएएस भी था। तो दिमागी क्षमता के रूप में अगर आप कहें तो उनका पार पाना बड़ा मुश्किल था, जिसके कारण से कई बार जो है सो उनके जो बिछाए हुए बिसात हैं, क्योंकि राजनीति में हर एक कोई अपना अपना एक बिसात बिछाता है, तो वो कई बार वो भारी पड़ जाते थे। क्योंकि जहां तक बात है, क्योंकि लास्ट तक आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के आला कमान को सारा था, तो उनको उस समय भी उनको बाहर निकाल सकता था, रास्ता दिखा सकता था, नहीं किया, है ना। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनका एक आधार रहा है, और लास्ट तक भी जो है उनका एक जनाधार रहा। जहां तक जो भूपेश बघेल की राजनीति है, तो देखिए वो भी कहीं ना कहीं जोगी से के जो मतलब वो जो ट्रेंड खींचा था, जोगी ने आते के साथ छत्तीसगढ़ियाबाद की बात कही, तो और जो है तो खास करके उन्होंने भी गांव गरीब को पकड़ने की कोशिश की थी। उसी समय छोटे छोटे लोगों को याद भी होगा कि जोगी डबरा की शुरुआत हुई थी, जो जिन लोगों के पास घर नहीं थे, जो काफी
वो उस टाइप के जमीन नहीं थे, उस टाइप के एक लैंड बना, उस पर जो काबिज हो जाते, शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उस पर वो काबिज हो जाते थे। तो इस टाइप से डाउन ट्रेडन की वो राजनीति कर रहे थे। और अभी भूपेश बघेल जो है सो ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। और कुल मिला के यहाँ की बहुत बड़ा सेक्शन है, वो है खास करके किसानों का। तो किसानों को जो अच्छी तरह से समझा पा लेता है वो 15 साल भी चल जाता है। और अभी जो है सो क्योंकि किसान युग के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल के वो साथ में, तो उम्मीद ऐसा लग रहा है कि जो है सो चीजें उनके साथ में जाए। लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस को जब बात आ रही तो कांग्रेस को हराने में सबसे ज्यादा कांग्रेसियों का रोल रहता है। और वही रोल पिछले बार बीजेपी के चुनाव में देखने को मिला कि जब इलेक्शन हो रहे थे उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता उस हिसाब से नहीं निकले, जिसके कारण वोट की संख्या उनकी कम हुई। जी बिल्कुल। चलिए, अब हमारे साथ भाजपा से जुड़ चुके हैं सौरभ जी। तो सौरभ जी का हम रुख कर लेंगे। सौरभ जी, देखिए, आपकी पार्टी को लेकर ये बात कही जा रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब आप भी जो है जोगी जी को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। क्या आपको उनके वोट बैंक का लालच है यहाँ पर? क्या जो एक वर्ग, क्योंकि उनका एक अलग ही औहदा था छत्तीसगढ़ में और एक बड़ा दल, एक बड़े संख्या में अपना उनका वर्चस्व था, तो लोग भी, कार्यकर्ता भी उनके साथ है, तो क्या आपकी उस पर नजर है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी एक अच्छे नेता के रूप में कांग्रेस से आते थे और वो आज नहीं है, उनको सादर प्रणाम और नमन करते। परंतु जिस प्रकार से उस समय कांग्रेस पार्टी में अंतरकला थी, आज भी उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी में अंतरकला है। जिस प्रकार अजीत जोगी जी उस समय दमखम रखते थे और कांग्रेस पार्टी उनको दरकिनारे कर रही थी, वो अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाने का प्रयास करते थे और उसमें सफल रहते थे। उसी प्रकार आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो रहा है। भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार धीरे धीरे कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस बाबा को दरकिनारे करने का प्रयास कर रही थी। 1 साल पहले मैं आपको बता दूं, टीएस बाबा ने पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा मेरे सामने है। इस्तीफा दिया, उसमें साफ साफ लिखा कि जो पंचायत विभाग में आवास योजना के तहत लोगों को लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। राज्य सरकार कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो पैसा है उसको रोकने का प्रयास कर रही थी। इनके विभाग में टीएस बाबा की उतने अच्छे से चल नहीं रही थी, ये काम करने में सक्षम थे। ऊपर से इन्होंने ये लिखा कि इस त्याग पत्र में कि मैंने जो घोषणा पत्र में ये जो अध्यक्षता कर रहे थे उस घोषणा पत्र में तमाम बिंदुओं को क्रियान्वयन किया नहीं गया, लागू किया नहीं गया, जिसके स्वरूप मैं ये त्याग पत्र देता हूं, जिसको आज कांग्रेस पार्टी उनको यह लॉलीपॉप उप मुख्यमंत्री देकर मोबिलाइज करने का प्रयास कर रही है। भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं टीएस बाबा से डर चुके थे, इसी कारण इन्होंने ये पद दे दी। जी, चलिए, इसका जवाब अंशुल जी से ले लेंगे। अंशुल जी, देखिए, लगातार देखा जा रहा था टीएस सिंहदेव की नाराजगी भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं देखी जा रही थी। कई बार वो सामाजिक मंचों पर इस बात का जिक्र भी कर चुके थे और कई बार उन्हें ये कहते भी सुना गया था कि वो खुश नहीं है पार्टी में। और अब क्योंकि आपने उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया तो लगातार आप पर विपक्षी दल भी हमलावर है। उनका कहना है कि चुनावी समय में, क्योंकि टीएस सिंहदेव का भी अपने आप में बहुत बड़ा वर्चस्व है, सरगुजा संभाग में भी उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, तो क्या ये सही है कि क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो आपने उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया? ऐसा ट्वीट भी हमने बीते दिनों देखा था पूर्व मुख्यमंत्री का। मोहतरमा, हम और आप मिलकर सभी लोग सामाजिक जीवन में होते हैं और सामाजिक जीवन में है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी का कोई नेता हो या कांग्रेस का कोई नेता हो, तो झुंझुना जैसी कोई बात ही नहीं होती। सामाजिक जीवन का मतलब होता है कि नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता दिखाना है, ना कि हुकूमत करना। तो जो जिम्मेदारी हो वह चाहे 1 मिनट की मिले, चाहे 1 दिन की मिले, चाहे 10 दिन की मिले और चाहे जीवन भर की मिले, वह आला कमान तय करता है। और जिम्मेदारी तो मोहतरमा जिम्मेदारी होती है। हालांकि मैं किसको बता रहा हूँ, ऐसे बीजेपी के नेताओं को बता रहा हूँ जिन्हें जिम्मेदारी का खुद का अपना एहसास नहीं है, जो खुद को पता नहीं है, जो 3 और 13 में नहीं है, जिनके खुद के घर शीशे के हैं और दूसरों के घर में ताका झांकी कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं। खैर, उम्मीद है यह बात उन तक पहुंची आएगी। अब झूठ कैसे बोला जाता है, बीजेपी से सीखने की आवश्यकता है, और झूठ को सच कैसे दिखाया जाता है, या बीजेपी से सीखने की आवश्यकता है, और सच कैसे बोला जाता है वो मैं आपको बताता हूं। अभी इन्होंने पंचायत मिनिस्ट्री का हवाला देते हुए बताया कि आवाज की बात उठा ली बताते बताते, और बता भी दिया कि कितना बड़ा मतांतर था। मतलब ये मान जाते हैं
कि कांग्रेस में मतांतर होना अर्थात स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ जमहूरियत की एक जीता जागता उदाहरण इन्होंने खुद के अपने श्रीमुख से पेश कर दिया। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं कि कांग्रेस में हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक मतांतर होता है। मैं भी बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं होता हूं जिसको एक पटल पर रखा जाता है, जिस पर चर्चा होती है, संगोष्ठी होती है और उसका एक निर्णय आता है। इसे ही तो लोकतंत्र कहा जाता है। पुराना इतिहास भी आप उठाकर देख लीजिए मेरे देश का, ऐसा देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए जिनसे नेहरू जी का मतांतर हुआ करता था, लेकिन वह कानून के जानकार थे तो उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। मतांतर होना एक अलग बात होता है और मनभेद होना एक अलग बात होता है। बीजेपी इस चीज को बिल्कुल नहीं जान पाती। अब इन्होंने कहा कि आवास को लेकर हमारे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे, तो उसी आवास को लेकर शायद ये भूल जाते हैं कि 54 नए पुरस्कारों से हमें केंद्र सरकार नवाजती है। आज देश में पीएम आवास को लेकर सबसे अगर उम्दा काम कर रहा है तो वह छत्तीसगढ़ काम कर रहा है। हमने बेशक 23% तक आवास बना पाए थे क्योंकि कोरोना के कारण, लेकिन 87% तक आवास आज दिनांक में हम बना पाए हैं। यही भी तो, इस बात को भी तो इसको इन्हें स्वीकार लेना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि ना मध्य प्रदेश, ना बाकी के राज्य, ना महाराष्ट्र, ना पश्चिम बंगाल, ना दिल्ली, ना उनका गृह राज्य जहां से वो आते, वहां पर तो 18%, 12%, 6%, 9%। जी चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क यहाँ पर अंशुल जी से टूट चुका है। सौरभ जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि टीएस सिंहदेव की नाराजगी को लेकर आप कहीं ना कहीं उसमें अपना फायदा देख रहे थे, क्योंकि आपने पहले भी आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बयानों में हमने सुना था कि उनका कहना था कि हमारा संपर्क टीएस सिंह जी से है और आने वाले समय में वो हमारे साथ आ सकते हैं। मगर अब ऐसा नहीं है, अब कांग्रेस ने ऐसी पिक्चर क्लियर कर दी है। तो अब आने वाले चुनाव में आपकी क्या रणनीति होगी, ये बता दीजिए आप। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में 4.5 साल कांग्रेस सरकार को हो चुके हैं। ये तमाम छत्तीसगढ़ सिर्फ घोटालों का गढ़ बन गया, झूठ का गढ़ बन गया। इन्होंने तमाम घोषणा पत्र लागू करके सिर्फ छत्तीसगढ़ की शराबबंदी के नाम पे महिला को ठगा, गौ के नाम पे गायों के नाम पे राजनीति करी, गौठान के नाम पे जनता को ठगा। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज ये अपने ही स्थानीय छत्तीसगढ़ के विधायक को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं, इनके तमाम जितने विधायक हैं ये विश्वासहीन हो चुके हैं। इस कारण इनको इनके एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत पड़ रही है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ी। जनता देख रही है, पूरा दुनिया देख रही है कि भूपेश बघेल जी अच्छा काम नहीं कर रहे, इसी कारण इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरी बात, 4.5 साल पहले जब इनकी सरकार आई तो यह टीएस बाबा और इनके तमाम नेता दिल्ली पर बैठे थे, समन्वय बन नहीं पा रहा था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो आला कमान ने इनके तय किया कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी, 2.5 साल टीएस बाबा जी ये मुख्यमंत्री रहेंगे। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया, मुख्यमंत्री जी सोचते रहे कि टीएस बाबा जी को कुछ नहीं दिया जाएगा, इनके में दमखम नहीं है। अब आने वाले समय में इनको ये साफ पता लग गया कि टीएस बाबा जी का जो वर्चस्व है, उन्होंने इस्तीफा दिया और इन्होंने ये साफ तय कर लिया कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मतलब इससे ये साफ तय हो चुका था कि 2.5 साल वाली बात भी सच। जी चलिए, अंशुल जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, अभी हम जागृत जी से ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे कि आपने भी अभी खुद जिक्र किया कि पार्टी काम करने पे ज्यादा फोकस रखती है और बहुत सारी उपलब्धियां भी पार्टी को मिली है और लोगों के लिए आपकी पार्टी ने काम किया है। तो डिप्टी सीएम पद का यहाँ पर क्या उपयोग था? अगर टीएस बाबा खुश थे पार्टी में, उनको एक्चुअल में अगर पार्टी के लिए काम करना था तो उन्हें तो ऐसे किसी पद की जरूरत होती ही नहीं। फिर बिल्कुल, टीएस बाबा जी का आपने बयान कई बार सुना होगा, जब वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे उसके बाद का भी बयान सुना होगा और जब वो उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद का भी बयान सुना होगा। मीडिया पटल पर यह बहुत चर्चाओं में रहा। वो यह कहते थे कि बीजेपी या अन्य पार्टी में जाने की तो आवश्यकता है ही नहीं, बात ही नहीं है। पहली लाइन को यह कहते थे जिसको बीजेपी बार बार भूलना चाहती है या भूल जाती है। बीजेपी क्या होता था कि बहुत बड़े आस के साथ टीएस सिंहदेव जी को देखती थी, और क्योंकि इनके पास संघर्ष का कोई रास्ता नहीं है, टूट फूट की राजनीति में ये लोग माहिर है। जीता जागता उदाहरण अभी हमने और आपने महाराष्ट्र में देखा है।
ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो काले इतिहास में लिखे जाएंगे। तो इनके पास संघर्ष का कोई रास्ता नहीं होता, इनके पास कोई नेता नहीं होता, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। तो आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये इसके ऊपर अपनी रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि यह वो कांग्रेस नहीं बची जिसमें जोगी जी हुआ करते थे। आज वह वो कांग्रेस हो चुकी है जिसका प्रतिनिधित्व करता एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटी सी मिल में काम करने वाला का बेटा था और जीरो से लेकर टॉप तक पहुंचा है, जो लोकतांत्रिक उन मूल्यों के अधिकारों की बात करने वाला लड़का था, वह आज देश की कमान संभाल रहा है। राहुल गांधी जैसे युवा नेता आज देश की कांग्रेस के में देश की कमान संभाल रहे हैं। तो इनके साथ समस्या इसी प्रकार की उत्पन्न हो जाती है। अब जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो बेशक उनको उप मुख्यमंत्री बनाना जो स्वागत योग्य है, इसलिए क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ता 75 पार की बात करते हैं ना देवी जी, तो अगर हमें 75 पार करना है तो जय और वीरू की जोड़ी को तो समक्ष लाना पड़ेगा। क्यों नहीं याद आया जय और वीरू की जोड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो चुनाव के 4 महीने पहले ही क्यों याद आता है? पहले कौन से पद पर नहीं थे, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। वो कौन से नाराजगी तो उनकी देखी जा रही थी ना अंशुल जी, कहीं ना कहीं। वह मतांतर देवी जी, उसे मतांतर कहा जाता है, उसे लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ जमहूरियत का एक हिस्सा कहा जाता है। तो वो खुद भी कर चुके थे, उनकी नाराजगी सामाजिक मंचों पर जाहिर होती थी और कहीं ना कहीं आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्टी में अंतरकलह था। अंतरकलह अलग होता है देवी जी, अंतरकलह जब होता है जब पार्टी दो फाड़ हो जाती है। यहाँ कोई पार्टी दो फाड़, ये सगुफा बनाया जाता है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिल्कुल अंतरकलह इसका जवाब हम सौरभ जी से ही ले लेंगे। सौरभ जी, लगातार बीजेपी तो गुटबाजी का ही आरोप लगा रही थी, कांग्रेस में लगातार बीजेपी का यही कहना था कि गुटबाजी हो रही है, मगर अब कांग्रेस की तरफ से कहना है कि किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और कोई भी अंतरकलह नहीं है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा सुश्री सरोज पांडे दीदी का भी बयान आया, जो राज्यसभा सांसद है दुर्ग से, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो ये दिख रहा है, सबसे प्रमाण में आंखों से दिख रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है। अरे भाई, जब भूपेश बघेल जी अच्छा राज्य चला लेते तो इनको मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही देश में राहुल गांधी जी अच्छा देश चला लेते तो राष्ट्रीय क्या जरूरत थी? साफ ये तय हो चुका है, कला इतनी भयानक हो चुकी है कि इनको उप मुख्यमंत्री लाना पड़ रहा है। जब मुख्यमंत्री लाने की है तो इतिहास में छत्तीसगढ़ के पहली बार वो मुख्यमंत्री लाने का। आप भूपेश बघेल जी इतना अच्छा राज्य चला रहे थे, तो मेरा साफ साफ ये प्रश्न है, क्या जरूरत थी उप मुख्यमंत्री? मैं जवाब दे रहा हूँ इसका, तो जवाब दूंगा इसका मैं। हाँ, इन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा राज्य चला रहे थे तो क्या आवश्यकता थी? जब अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उप प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता थी? और छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, इतिहास में मत जाइए, अभी वास्तविकता की बात करिए आप। बता रहा हूँ, सुनिए तो, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, आप सुनिए तो। उत्तर प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री देने की क्या आवश्यकता थी और छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री देने की क्या आवश्यकता थी, वह भी मैं बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री देने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी थी क्योंकि जिस प्रकार से आपने जय के गले में वीरू का हाथ और वीरू के गले में जय का हाथ देखा था, आप बौखला गए थे, क्योंकि आपके पास कोई नेता नहीं था। आपको तो यह भी नहीं पता कि आपके प्रभारी आज हैं कल नहीं रहेंगे, आपके प्रदेश अध्यक्षों का पता नहीं है, उप नेता प्रतिपक्षों का आपका पता नहीं है। आप तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेताओं को रातों रात हटा देते और ये भी कारण नहीं बताते कि क्या हो जाता है। युवा वंग के प्रदेश अध्यक्ष को आप रातों रात, वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार को लेकर धरना करते हैं, 15,000 की भीड़ ले दे के इकट्ठा कर पाते हैं, मोदी जी के खिलाफ धरना देते हैं और रातों रात उनको हटा देते हैं। उसका ऑथेंटिक कारण आज भी मीडिया के समक्ष नहीं आता था। तो महोदय, पहले आपके संगठन में क्या चल रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। आप हमारे प्रमुख विपक्षी दल है, हम यह भी चाहते हैं कि स्वस्थ जमहूरियत में एक अच्छा चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप किस प्रकार की भ्रमबाद की राजनीति कर रहे हैं? सर, हमारा मुद्दा है, हमारा आंतरिक मुद्दा है, इसको हम समझ लेंगे ना सर। आप अपना समझ लीजिए ना। आप ये बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप मुझे ये बताइए कि रमन सिंह को दरकिनार क्यों करते हैं? आप मुझे बताइए कि रमन सिंह जी का और ब्रजमोहन अग्रवाल जी का संबंध अच्छा हुआ आज भी कि वैसे ही चल रहा है? जी, चलिए तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी, काफी सारे सवाल अंशुल जी ने यहाँ पर ये है, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? 30 सेकंड का समय दे रही हूँ, उसके बाद हम पत्रकार। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ साफ साफ, छत्तीसगढ़ के एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी के लिए काफी है। चेहरे की कोई जरूरत नहीं है, कमल का निशान भूपेश बघेल जी। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इस साल का चुनाव लड़ा जाएगा? सौरभ जी, जी, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा?
देखिए, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से सिर्फ अत्याचार चल रहा है, जनता देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी से टक्कर लेने के लिए तैयार है, और 56 इंच का सीना जैसे मोदी जी रखते हैं, वैसे ही छोटे छोटे कार्यकर्ता रखते हैं। भूपेश बघेल जी को अंतिम महीने के चलिए हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हैं, उनसे थोड़ा सा जो है क्लोजिंग प्रतिक्रिया लेते हैं। अवधेश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना और कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि टीएस सिंहदेव को पद मिल गया है। तो ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी जैसे गुटबाजी की बात लगातार बीजेपी कर रही थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इसका फायदा दिख रहा था, मगर अब पिक्चर साफ हो गई है। तो इससे आने वाले चुनाव में और क्या फर्क पड़ेगा और अब बीजेपी को किस हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए आने वाले समय में? देखिए, अगर आपने मुझसे सवाल किया है जी अवधेश जी। हाँ, तो देखिए कि अभी जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उस हिसाब से तो मतलब इतना मैं डिसइंटीग्रेटेड बीजेपी को कभी नहीं देखा। तो पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रधानमंत्री के नाम पर जो है सो रीजनल इलेक्शंस आप फाइट नहीं कर सकते। अगर आप फाइट करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके पक्ष में परिणाम नहीं आएंगे, ये सबको पता है। तो आपको एक रीजनल फेस चाहिए। आपके पास से कई मुद्दे झटक लिए गए हैं, उन मुद्दों पर आपको अपना एक स्पष्ट मत रखना पड़ेगा कि किसानों के जो मुद्दे हैं जिसपे कंटिन्यूसली जो है सो भूपेश बघेल अटैकिंग मोड में है, उसके लिए बीजेपी का क्या प्लान है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है मतलब ओबीसी पॉलिटिक्स में काफी आगे निकल गए हैं भूपेश बघेल, और जबकि ये स्टेट है ट्राइबल डोमिनेटेड, मतलब ट्राइबल के नाम पर, ट्राइबल के वेलफेयर के नाम पर ये स्टेट बना। तो अगर ऐसे में अगर बीजेपी पिचिंग करती है कि वो ट्राइबल फेस के साथ चुनाव लड़ेगी या उस पर दांव लगाएगी, तो डेफिनेटली कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, अब मैं आखिरी में छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगी सौरभ जी, कि जैसे कि आपने सुना जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि पहले आप जो है जोगी जी के नाम पर आप वोट बैंक अपने नाम खिसकाते थे और अब आपको इस बार उम्मीद थी कि टीएस सिंहदेव के नाम से आप वोट बैंक अपनी तरफ कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब आपकी क्या रणनीति होगी, अब आपका क्या स्टेप होगा? क्या ऐसे ही इन चीज़ों का फायदा उठा के आपको वोट चाहिए या अपने आपके खुद के भी मुद्दे हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में खड़ी है और कांग्रेस पार्टी पक्ष में। कांग्रेस पार्टी जो है आज छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से कार्यकलाप है, पूरी जनता देख रही है। जनता ने निर्णय ले लिया है जिस प्रकार से तमाम गाय के नाम पे, युवा के नाम पे, किसान के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे इन्होंने सिर्फ ठगा है, घोषणा पत्र के नाम पे ठगा है। जनता साफ साफ देख रही है। इस वर्ष के अंतिम चुनाव में जनता 15 साल तो आपकी सरकार थी ना सर, आराम से सरकार का काम किया है, तो आपके अपने क्या मुद्दे हैं? तमाम मुद्दे नहीं, इनका कुछ नहीं है। जी सौरभ जी, चेहरा ही नहीं है आपकी पार्टी के पास कोई अपना कि एक? मैं तो कह रहा हूँ चेहरे की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। अच्छा, किस बात के चेहरे के लिए जरूरत है? भूपेश बघेल जी को तो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता चुनाव हरा देंगे। इनके पाटन जो जिला ध्रुव आता है वहीं अभी कल परसों जी क्या कहेंगे आप? 30 सेकंड का समय, फिर समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। देवी जी देखिए, बीजेपी के ऑफिशियल जिला क्षेत्र में इनके जिले में ये हार जाते हैं चुनाव, तो ये मुख्यमंत्री साहब सुन लीजिए। चलिए, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा काम आता है, केंद्र के नाम पर आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर जो है रीजनल स्तर का चेहरा काम आता है। ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा जो परिणाम होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो भी आपने बातचीत की हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत का रूप जो है आए दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन अलग अलग मुद्दे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और उस पर सियासत गरमा रही है। और अब जो है स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री जोगी जी के नाम पर भी यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है, जहाँ बीजेपी जो है अपना सॉफ्ट कॉर्नर एक तरफ हम कह सकते हैं एक तरफ से दिखा रही है स्वर्गीय मुख्यमंत्री की ओर, तो वहीं कांग्रेस जो है इसको कह रही है कि इनके नाम पर पहले वोट लिया और अब इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो अब देखना खास ये होगा कि आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होता है, क्या बीजेपी को वाकई इसका फायदा होता है या नहीं। तो फिलहाल तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।